नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर मौर्यकालीन कला का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये मौर्यकालीन जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, अगर बात की जाए अब तो 1-2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। उसी के तहत कला के तहत अगर बात की जाए तो हमने मौर्य काल के दौरान देखा कि शिल्प कला हमें सर्वाधिक उन्नत अवस्था में मिलती है, जिसके तहत हमने शिल्प कला को 2 भागों में विभाजित किया था, एक स्थापत्य कला, एक मूर्ति कला। मूर्ति कला और स्थापत्य कला को हमने 4 भागों में विभाजित किया, जिसके तहत हमने स्तंभ और दूसरा बात की जाए तो स्तूप है, भवन है और चौथा है जो गुहाग्रह यानी जो गुफाग्रह है। इन 4 भागों में विभाजित, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में बात की थी किस तरीके से जो मौर्य काल के दौरान हमें जो स्तंभ या पिलर्स मिलते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया था। और कई स्थानों से भारत के हमें क्या मिलते हैं, वो पिलर वगैरह मिलते हैं, स्तंभ वगैरह मिलते हैं, जिसपे अशोक के शासनकाल से संबंधित हमें जानकारी मिलती है। और मुख्यतः अशोक के द्वारा ही उन पिलरों को क्या करवाया जाता है, स्थापित करवाया जाता है और उन पे खूब सारे जो अभिलेख भी उसके द्वारा खुदवाए जाते हैं। कई लिपियों के तहत, जिससे अगर बात की जाए खरोष्टी है, अरेमाइक लिपि है, प्राकृत लिपि है, उन लिपियों में जो अभिलेख खुदवाए जाते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्थापत्य कला के तहत ही जो स्तूप और भवन, मौर्य काल के दौरान जो निर्मित स्तूप है और जो भवन है उनके बारे में हम बात करेंगे। जो एक कला का क्या रहते हैं, जो उत्कृष्ट रूप रहते हैं। बहुत ही सुंदर स्तूप और भवनों का निर्माण मौर्य काल के दौरान मौर्यकालीन शासकों के द्वारा करवाया जाता है। अब बात करते हैं स्तूप की। ये स्तूप होता क्या है, बात की जाए स्तूप तुमने देखा होगा, तुम गूगल पे भी सर्च कर लेना इसके फ़ोटोज़ वगैरह, और नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। जो सांची का स्तूप है वो बहुत ही सुंदर स्तूप है और बहुत ही जो प्रसिद्ध स्तूप है उसके बारे में आप देख सकते हो खुद भी जाके, अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हुए। तो ये स्तूप की बात करते हैं। स्तूप होता क्या, स्तूप मुख्यतः स्तूप पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्तूप किसके लिए बनाया जाता था, इसके पीछे जो रीजन क्या होता। जो ये बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, बौद्ध धर्म से संबंधित होता है स्तूप। और जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके अवशेष बचते थे, उन अवशेषों को जो बात की जाए इन स्तूपों के अंदर जो क्या रखा जाता, सुरक्षित रखा जाता था। अब ये गोल आकृति होती थी, गुंबद जैसा होता है ना, जो गुंबद, ये देखो तुम गोल आकृति है। अब ये जो ईंटों से पत्थरों से निर्मित होता था और इस गोल आकृति एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता। पहले तो ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता, ठीक है। जिस तरीके से तुम देख लो कि ये चौकी है, ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता और इसके ऊपर जो गोल आकार में जो गुंबद गोल आकार में क्या बनाया जाता, स्तूप बनाया जाता। इसके अंदर क्या रखे जाते थे, जो इनके अवशेष होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष, वो इसके अंदर रख दिए जाते थे, सुरक्षित है। इसके ऊपर के शीर्ष पे भी कई चीज़ें होती थी अगर बात की जाए तो, यहाँ हम इतना विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे अगर बात की जाए। और इसके चारों तरफ क्या होती थी, प्रदक्षिणा पथ होता था। प्रदक्षिणा पथ समझते हो, जो चारों तरफ जो फेरी लगाने के लिए होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इस प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ क्या लगी हुई थी, रेलिंग लगी हुई होती थी। रेलिंग बोले तो बाड़ लगी हुई थी। और ये प्रदक्षिणा पथ होता था, यानी कि जो फेरी लगाने के, प्रदक्षिणा करने के लिए जो प्रदक्षिणा पथ होता, उसके चारों तरफ रेलिंग होती थी। और इनमें एंटर करने के लिए जो बहुत ही सुंदर क्या होते थे, तोरण द्वार होते थे। तोरण द्वार की मैं फ़ोटो भेज दूंगा आपको। इनके ऊपर देखोगे, इन तोरण द्वारों के ऊपर विशेष प्रकार के तोरण द्वार हमें देखने को मिलते हैं। और इन तोरण द्वारों के ऊपर भी कई तरह की जो आकृतियां बनाई हुई होती थी, जिसमें जो पत्थरों का ये तोरण द्वार बना होता सुंदर। इसी के ऊपर चाहे किसी तरह के देवताओं की ले लो तुम, बुद्ध के जो पिछले जन्मों से संबंधित ले लो, और किसी भी जीव जंतुओं की जो आकृतियां वो क्या होती थी, बनी हुई होती थी। तोरण द्वार यानी जो एंटर प्रवेश करने वाला जो गेट होता था, ये बहुत ही सुंदर और आकर्षित लगने वाले होते थे। मुख्यतः ये जो मौर्य काल के दौरान इनका विशेष रूप से जो बात की जाए निर्माण होता है। हालांकि मौर्य काल से पहले भी ये जो बात की जाए स्तूपों का निर्माण होता था, लेकिन इतने बड़े स्तर पे जो निर्माण की बात की जाए हमें सिर्फ मौर्य काल के दौरान ही देखने को मिलता है।
और इनके जो स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान हमें स्तूपों का देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होते थे, हमने देखा कि किस तरीके से जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके अवशेष रखे जाते, और सम्राट अशोक, जब मौर्य काल का शासक जो सम्राट अशोक होता उसके समय जो विशेष रूप से इन स्तूपों को प्रोत्साहन मिलता है। और जो बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार जो सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं, दीपवंश और महावंश, उनके उल्लेख की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। ऐसे स्तूप भारत के विभिन्न जो कोनों कोनों में हमें देखने को मिलते हैं। तुम बात करो विदेशों तक, पूर्व जो बात की जाए, सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था जो ईरान तक स्पर्श करता था, ईरान की सीमा, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी हमें कई स्तूप मिलते हैं। और ये जो पिलर वगैरह है, स्तंभ वगैरह है, जो अभिलेख वगैरह, ये हमें पाकिस्तान में भी खूब सारे मिलते हैं। शाहबाज गढ़ी है, मानेसर है। तो उस समय जो बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य था मौर्य शासक अशोक का अगर बात की जाए तो। अब ये इन स्तूपों का निर्माण है जो ईंटों द्वारा, पत्थरों के द्वारा ऊंचे टीले की तरह होता था। गुम्बद स्मारक होता था, स्तूप के चारों और स्तूप के चारों ओर पत्थर ईंटों की कलात्मक खुदाई या ईंटों की जालीदार बाड़ लगाई जाती थी, और इन्हीं के अंदर क्या रखा जाता था, जो बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे जाते थे। अब स्तूपों में सर्वाधिक जो स्तूप प्रसिद्ध है भारत का अगर बात की जाए मौर्य काल से संबंधित, सांची मध्य प्रदेश यानी भोपाल में स्थित स्तूप है। इसकी जो ऊंचाई, चौड़ाई और व्यास को देखते हुए काफ़ी बहुत ही बड़ा और सुंदर स्तूप हमें देखने को मिलता है। इस स्तूप की अगर बात की जाए तो ऊंचाई 77.5 फीट है, यानी ये वाली हाइट है लगभग 77.5 फीट है, ठीक है। और उसके अलावा जो इसका व्यास होता है, व्यास तो पूरा हो गया, त्रिज्या तो आधी होती है, व्यास क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इतनी ये दूरी लगभग बताई जा रही है 121.5 फीट लगभग, मतलब 121 फुट है जो इसका क्या होता है, व्यास होता है, बड़े आकार में बना हुआ है। और ये महत्वपूर्ण जो बात की जाए जो स्तूपों में माना जाता है और सर्वाधिक और सुंदर स्तूप माना जाता है। इसके चारों तरफ है जो रेलिंग लगाई गई है, रेलिंग यानी जो प्रदक्षिणा पथ होता है चारों में फेरी लगाने के लिए, जैसे मंदिर में नहीं होता क्या, वो प्रदक्षिणा पथ है। और उसके अलावा जो इसका बहुत ही सुंदर तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो स्तूपों का उल्लेख हमें मिलता है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन भवनों की। भवनों के तहत वो आगे सारे राजप्रसाद है, राजमहल है, बड़े बड़े जो दुर्ग वगैरह इनके द्वारा बनवाए गए थे मौर्यकालीन शासकों के द्वारा, उनके बारे में यानी कि जो भवन निर्माण की कला है वह भी हमें उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। हालांकि बात की जाए मौर्य काल से संबंधित भवनों के अवशेष हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि वह समय के साथ ही क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं काफ़ी प्राचीन समय। लेकिन मौर्य काल के दौरान जो यात्री भारत आते हैं यात्रा करने के लिए, उनके द्वारा उन भवनों का बहुत ही सुंदर उल्लेख किया जाता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि मौर्य काल के दौरान जो भवन निर्माण की कला भी वाकई में काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। हमें उत्कृष्ट रूप है जो भवन निर्माण कला का देखने को मिलता है। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य से पहले तो भवन निर्माण हेतु जो ईंटों का, मिट्टी का और लकड़ी का ही प्रयोग होता था। लेकिन हमने देखा किस तरीके से सम्राट अशोक के समय से जो इस भवन निर्माण कला में, स्थापत्य कला में भी जो क्या भवनों का जो पत्थरों का निर्माण और पत्थरों का प्रयोग शुरू हो जाता है, जिससे और भी ये उन्नत अवस्था में पहुंच जाती है। तो ये पत्थरों के द्वारा जो भवनों का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। अब जो विदेशी यात्रियों का उल्लेख करें उसमें से एक मेगास्थनीज है, वो भी आता है। इसके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहलों को देखकर कहा गया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल है, ईरान का जो शासक शूशा और इकबताना है उससे भी बहुत सुंदर है, उसके महलों से, राजमहलों से बहुत ही सुंदर है। ये मेगास्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के जो भवनों को, राजमहल को, यानी जहां वह रहता राजमहल को देखकर ये बात कही गई है। इसका मतलब कि उस समय जो उन्नत अवस्था हमें जो भवन निर्माण की देखने को मिलती है और निर्माण के प्रयोग हेतु बात की जाए तो यही ईंटों का, लकड़ी का चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय से पत्थरों का प्रयोग भी जो भवन निर्माण हेतु किया जाने लगता है। सम्राट अशोक के समय जो ये काफ़ी उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। और सम्राट अशोक के द्वारा 2 नगरों को बसाया जाता है। एक तो श्रीनगर बसाया जाता है, ये श्रीनगर का है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये ललित पाटन है, ये बसाया जाता है, ये कहाँ स्थित है,
नेपाल में स्थित है। इन नगरों का जो उसके द्वारा क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है। और ये वाकई में जो स्थापत्य कला का बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट नमूना हमें देखने को मिलता है उस वक्त बात की जाए तो। और उसके अलावा जो विदेशी यात्री जो फाहियान आता है, फाहियान के द्वारा भी जो उल्लेख किया गया है अशोक के राजमहलों के, जो पाटलिपुत्र में निर्मित राजमहल है, उनको देखकर ये फाहियान कहता है कि इनको तो साधारण आदमी तो नहीं बना सकता, ये तो संभवतः किसी देवताओं के द्वारा ही बनाए गए अशोक के इतने बड़े और विशाल राजमहल होते, जिनको देखकर ये बात अनायास ही फाहियान के मुँह से निकल जाती है। तो इन विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें जो बात की जाए मौर्यकालीन जो भवनों के बारे में जानकारी मिलती है, हालांकि उनके जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और वाकई में बात की जाए तो भवन निर्माण कला में मौर्य युग के कलाकार वाकई में बहुत ही पारंगत और निपुण होते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने मौर्यकालीन जो आर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मौर्य एज के तहत जो आर्ट है यानी कि जो कला है, कला के तहत हमने बात की। आज जो स्तूप निर्माण की जो कला है और भवन निर्माण की कला के बारे में हमने जिक्र किया। हमने देखा कि किस तरीके से मौर्य काल के दौरान जो बौद्ध भिक्षुओं की मृत्यु के पश्चात यानी कि जो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती, बोधिसत्व होते थे, उनके जो शरीर के अवशेषों के ऊपर किस तरीके से ईंटों पत्थरों के द्वारा जो एक सुंदर आकृति बनाई जाती थी गोल गुंबद की तरह, उसे क्या कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। और इसमें जो पत्थरों के ऊपर जो सुंदर कलाकृति हमें देखने को मिलती है, अगर बात की जाए काफ़ी जो तोरण द्वार है, प्रदक्षिणा पथ है, ये जो इनका जो निर्माण किया जाता बड़े से प्लेटफार्म पे जो बनाया जाता था। और बात की जाए तो सबसे जो प्रसिद्ध है जो सांची का स्तूप है, जो वाकई में जो उत्कृष्ट कला का एक नमूना है हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो बात की जाए भवन निर्माण कला का जिक्र किया, जिसके तहत विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें मौर्य काल के दौरान जो भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भवन निर्माण कला की बात की जाए तो भवन निर्माण में जो सामग्री जो लकड़ी है, उसके अलावा जो बात की जाए ईंटों हैं और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और मौर्यकालीन जो भवनों के निर्माण के साक्ष्य हालांकि हमें नहीं मिल पाते पुरातात्विक साक्ष्य, क्योंकि समय के साथ वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है, फाहियान ने इनका उल्लेख किया है और कहा है, मेगास्थनीज तो कहता है कि सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके राजमहल तो इतने सुंदर थे कि जो ईरान के सूसा और इकबताना के राजमहल उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं थे। और अशोक के दो राजमहलों को देखते हुए जो पाटलिपुत्र में निर्मित थे, फाहियान कहता है कि इन्होंने तो ये तो कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता, इनको तो देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो बात की जाए मौर्य काल के दौरान जो कला का रूप हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने जो आज की क्लास में स्तूप और भवनों के बारे में पढ़ा। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। किसी तरह की जो जिज्ञासा उत्सुकता हो वह भी आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।